10-15 साल फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था। दिलावेश खान साहब से आप कुछ बात करें, अपने दिल की बात। मैं पहले इंडस्ट्री में आया था, मुझे 45 ईयर्स हो गए। अगर कोई पीछे खड़ा होके अपने रिश्ते को नहीं निभा रहा है और अगर उसका बाप या चाचा आगे खड़ा हुआ और अगर वो सलाम भी नहीं कर सकता, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों पे धिक्कार है। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर बिना किसी कनेक्शन और बिना किसी गॉडफादर के एक इंसान मुंबई पहुंचता है बड़े सपनों के साथ। उसने खुदा गवाह, इंडियन, सरफरोश और गदर 2 जैसी बड़ी फिल्मों में काम भी किया। आप में से कई लोगों ने इन्हें बड़े पर्दों पर भी देखा होगा, लेकिन सच ये है कि इतनी सारी बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद भी वो पहचान नहीं बन पाई जिसकी तलाश थी। ये कहानी फेम की नहीं, स्ट्रगल और पेशेंस की है, और उस पहचान की है जो आज भी अधूरी है। आज हमारे साथ द अनफिल्टर टॉक्स के इस एपिसोड में स्वागत है अली खान जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले सीधा सवाल आपसे करेंगे, आपने शुरुआत कहाँ से की और मुंबई तक का सफर कैसे पूरा किया? देखिए, शुरुआत ऐसा है कि मैं चूँकि बहुत छोटे से गांव मैगरा चौन्हा, जो गया ज़िले बिहार में है, जी। चौन्हा से मैगरा स्कूल के लिए आते थे, पैदल चल के आना। उस ज़माने में नदी क्रॉस करना, बारिश, ठंडी, गर्मी, लेकिन एक जुनून था। जी। लौटते वक्त आहार पोखरे में तैरना, नहाना, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी पसंद थी। जैसे कि रोड पे भुट्टा यानी मकई जो होती है, जी जी, उसको उसको खरीद के खाना, कुछ चिनिया बादाम यहाँ कहते हैं उसको, मूंगफली मूंगफली टाइम पास भी ये बोलते सब हैं। चीज़ें जो थी, ये सब। लेकिन जो ख्वाब थे, सपने थे, बड़े थे। हमेशा मायापुरी मैगजीन पढ़ना और रेडियो पे अमीर सियानी की आवाज़ सुनना। रेडियो सलाम उस ज़माने में वो अमीर सियानी साहब पेश करते थे, उनकी अच्छा। आवाज़ बड़ी सुरीली आवाज़ थी। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर मैगरा में एक छोटी सी मंदिर है, वहाँ पे स्कूल के ज़माने में नाटक में काम करना, जैसे कि जैसा आजकल थिएटर होता है। थिएटर होता है, थिएटर पहले ज़माने में नाटक बोलते हैं जी। उसमें रोल करना, एक लोगों के बीच में आके डायलॉग बोलना, परफॉर्म करना, और तो ये सारी चीज़ें थी, पल रही थी अंदर अंदर, बिल्कुल दिलो दिमाग पे थी। और ये था कि बस कैसे हम एजुकेशन हासिल करके और मुंबई के लिए निकले। अब चूँकि मैं बहुत छोटी जगह से गया था, वक्त बहुत लग गया मुझे अपना एक मुकाम बनाने में, और चूँकि कोई गॉडफादर नहीं था, और जितना आसान लगता है फिल्म इंडस्ट्री, उतना आसान नहीं है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ हाइट, पर्सनालिटी उससे नहीं होता। आपको अच्छा, आपकी जो ज़बान है, आपका जो डिक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए। आप टैलेंट के साथ साथ बहुत सारी खूबियाँ चाहिए, एक्शन, फाइट, डांस, गुड लुकिंग, तब जाके एक बात बनती है। अब चूँकि मेरे साथ ये हुआ कि कोई गॉडफादर नहीं होने की वजह से जो भी कैरेक्टर मिला उसको मैंने एक्सेप्ट किया। मैं जिद पे नहीं रहा, चूँकि मेरे पास चॉइस नहीं थी, और मैं समझता हूँ कि जो भी अल्लाह के हुक्म से, लोगों के इलाके, परिवार, सबकी दुआओं से, और जो कुछ मिला वो अल्लाह का करोड़ों एहसान है। मैंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और बहुत बड़े बड़े रोल्स करने के बाद जितना लोगों को इज्जत मिली, शोहरत मिली, मुझे उससे कम नहीं मिली। सर, जैसा कि आपने पूरा एक ब्यौरा दिया अपनी शुरुआती की ज़िंदगी से लेकर के, आपने जो जो काम किया, जिस फिल्मों में जैसे जैसे आपको रोल मिलते गए, आपने एक बात बोला कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, ठीक है। तो कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि कोई अच्छा रोल मिला और किसी चॉइस वाले ने आपका रोल काट दिया? इट मीन्स कि किसी कनेक्शन वाले ने, क्योंकि आप आउटसाइडर थे,
आप कोई गॉडफादर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपको रोल मिला हुआ होगा और किसी ने आपका रोल काट दिया होगा? कभी ऐसा सिचुएशन आपके साथ हुआ? देखिए, एक पिक्चर शुरू हुई थी जिसमें 2 हीरो थे, एक हीरो मैं था, जी। लेकिन प्रोड्यूसर की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो फिल्म बंद हो गई। उसके बाद जो आपने कहा, कई जगह ऐसा हुआ फैज कि जैसे जब खुदा गवाह रिलीज हुई, बहुत चर्चा हो गई मेरी, तो कई जगह ऐसा हुआ कि संजय दत्त के साथ मैं परेश रावल का बेटा बना हूँ, फिर अमरीश पुरी जी का बेटा बना हूँ। चूंकि मैं स्टैब्लिश हो गया था एज ए विलेन, तो फिर उस छाप से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। वो दौर पहले वाला अलग था कि 4-5 पिक्चरें एज ए विलेन कर लिया, फिर हीरो बन गया, वो दौर अलग था। दौर ये था कि मेरा न कोई सगा प्रोड्यूसर, न कोई डायरेक्टर। तो अगर आप, अच्छा, फिर जब खुदा गवाह रिलीज हुई 92 में, उसके बाद क्या हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को लेकर दंगे हो गए। पिक्चरें 4-5 फिल्में मेरी जो बड़ी बड़ी फिल्म शुरू हुई थी रुक गई। अच्छा। मैं आके घर पे, चूंकि मेरी शादी भी हो गई थी 1986 में, तो फिर वहां पे क्या था कि पूरे खौफ के साए में लोग जीते थे। मुंबई शहर पूरा ड्रामी हो गई थी। मुंबई शहर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बहुत हंगामा हो गया। हम लोग तकरीबन 6 से 7 महीने आके अपने गांव में बैठ गए। अच्छा। और घर चलाना मुश्किल था, चूंकि मकान ले लिया था, बड़ा मकान इंस्टॉलमेंट पे। अब ये था कि भाई खुदा गवाह मिल गई, अब तो मैं मुंबई को फतह कर लिया, और अब तो गाड़ी भी ले लिया इंस्टॉलमेंट में, मकान भी ले लिया, एक बड़ा मकान ले लिया 3 बेडरूम हॉल का, मूवी मिलती रहेगी और इंस्टॉलमेंट जाता रहेगा, गाड़ी ले लिया, नहीं ये वो। तो वो सब क्या हुआ कि रुक गया तो बड़ी तकलीफ हुई। तो मुझे लगता है फैज मियाँ के लोग अपनी तकलीफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को कैमरे के सामने बताते नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। मैं अपनी गरीबी, अमीरी, उतार चढ़ाव सब मैंने देखा। मुंबई में मैंने कैसे सरवाइव किया, मैं फुटपाथ पे भी सोया हूँ। मैं बैंड्रा ईस्ट में रेलवे क्वार्टर का पैसा नहीं भर पाता था, 200 रुपया, तो मुझे मकान वो सामान लेके मेरा बाहर खड़ा हुआ मकान मालिक, बरसात हो रही है, मैंने कहा कल मैं आपको पेमेंट दूंगा। बोला नहीं, जब पेमेंट आ जाए तो कल आ जाओ। अच्छा। तो वो दौर भी देखा कि मैं सामान लेके बैंड्रा स्टेशन पर बैठा हुआ हूँ, बारिश हो रही है, और रेलवे पुलिस आकर के हमको ले जा करके लॉकर में डाल देती है। और मैं यकीन जानिए, वहाँ सामने एक मस्जिद थी, वहीं 5 वक्त नमाज पढ़ता था, बिहार के इमाम साहब थे। तो चूँकि रेलवे क्वार्टर में जब धाड़ पड़ती थी, बड़े ऑफिसर्स आते थे, तो आपको भागना पड़ता था। तो इमाम साहब से इतनी दोस्ती थी कि दोपहर में नमाज पढ़ के सो गए। कई दफ़े उन्होंने खाना खिलाया। एक के बैंड्रा में ढाबा था जो खाने पीने का दे दिया कुछ पैसे, और देंगे पापा जी बाद में दे दें, सरदार जी थे, वो बेचारे खिलाते रहते। तो लॉकअप में भी बंद रहे, छूटे फिर। तो स्ट्रगल करके मेरे को कोई भी शर्म नहीं कि मैं बस में चलता था, ऑटो में चलता था, पैदल चलता था। मैक्सिमम 10-12 किलोमीटर तो हम लोग रोज पैदल चलते थे। पैसे ही नहीं होते थे, 2 रुपये 3 रुपये बस के लिए नहीं होते थे। तो इस दौर से गुजरने के बाद एक आदमी ऐसी जगह से जाता है जिसका कोई कनेक्शन नहीं इंडस्ट्री में, तो उसको खुदा के वजह से फिल्में मिलना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई थी। तो ये सारी दौर से गुजरने के बाद मैं कोई भी रोल नहीं छोड़ सकता। मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, मकान का देना, वहाँ देना, गाड़ी, घर। तब तक बेटा पैदा हो गया था फैयाज, अच्छा स्कूल ढूंढ रहे थे। तो ये इतनी सारी लाइबिलिटीज थी। फिर घर आओ तो उसी रुआब से आओ, है बिल्कुल। फिर जब खुदा गवाह रिलीज हुई तो बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, गाड़ी लेना पड़ा, मजबूरी हुआ है। देखो वो, अरे तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, ट्रेन फर्स्ट क्लास में भी लो। बहुत टफ दौर से गुजर के यहाँ तक मंजिल तक पहुंचा। सर, जैसा कि आपने बोला कि जो बाबरी मस्जिद कांड हुआ और बहुत सारी चीज़ें उस दौरान में हुई, 90s में बहुत चीज़ लगातार बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। अंडरवर्ल्ड का जिक्र आता है कि एक टाइम था, खास करके 90s को याद किया जाए तो, कि अंडरवर्ल्ड का एक
भारी भरकम हाथ माना जाता था बॉलीवुड के सर पे। मतलब बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड रूल कर रहे थे। वो जैसे चाहते थे उनको मूवी मिलती थी, जिसको चाहते थे वो हीरो रखते थे अपनी, मतलब उस मूवी में जिसको चाहते थे हीरोइन चेंज कर देते थे। क्या अभी भी वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं? क्या वैसे ही सब कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए वो एक दौर अलग था। जी उस जमाने में चूंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे फिल्मों को बनाने के लिए, जी तो सीधे सीधे लोग अंडरवर्ल्ड को अप्रोच करते थे कि भाई, अच्छा पहले के ज़माने में जो पैसे देते थे वो ये था कि परसेंटेज पे होता था। अच्छा। तो अब तो कॉरपोरेट्स आ गए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि 10-15 साल फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता था। उसमें कुछ लोग थे जो उनको अदर सोर्सेज नहीं थे फिल्म को बनाने के लिए। अब तो कॉरपोरेट फिल्में बनती हैं। अब तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं फिल्म इंडस्ट्री को रूल करते हैं। अब बहुत वाइट कॉलर प्रोड्यूसर हैं, बहुत वाइट कॉलर डायरेक्टर हैं। अब उस ज़माने में बहुत सारी चीज़ें जो है नादानी में हो गई थी। बहुत से लोग, एक ज़माने में लोग कहते थे कि मैं भाई का आदमी हूँ, अंडरवर्ल्ड का आदमी हूँ। अब वो सब दौर नहीं चुके थे कि इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, वो एक बहुत प्यार मोहब्बत की है और साफ सुथरी। आज हमारे धर्म जी को लोग क्यों याद करते हैं? हर आदमी को, अपने से अपने आदमी को इतना प्यार देते थे, इतना गले से लगाना, इतना इफेक्शन देना। तो मुझे लगता है कि अब वो सब दौर खत्म हो गया। सर, ज्यादातर आपको साइड रोल में देखा गया, कभी वैसे मेन कैरेक्टर में नहीं देखा गया। कोई मतलब आशा करते हैं कि आगे आप वैसी फिल्में करें जो मेन कैरेक्टर का रोल करें। लेकिन पिछली जितनी भी फिल्में हैं जिसमें आपने लगभग, जो भी आप बोले कि लगभग 150 फिल्मों में काम किया, ज़्यादातर साइड रोल में काम किया। तो क्या लगता है इंडस्ट्री ने आपको उस बॉक्स में एडजस्ट कर दिया कि हाँ ये साइड रोल या ये विलेन के चेहरे चपाटे में ही ठीक सूट करते हैं? कभी वैसा बड़ा रोल नहीं मिला, इसकी क्या वजह लगी? देखिए ऐसा नहीं है, विलेन में भी कई कैटेगरी है जी। और आज तक मैंने चेहरे चपाटी का कोई रोल ही नहीं किया। अच्छा। खुदा गवाह जो कैरेक्टर है वो मेन कैरेक्टर है। हाँ, वो किरण कुमार के भाई का अपना रोल। हबीबुल्ला हाँ। पूरी फिल्म जो है उस पर बेस्ट करती है। सरफरोश में भी किया मैंने तो कैप्टन शफी, नसीरुद्दीन शाह और मैं, हम दोनों पाकिस्तान से आते हैं। एक कनेक्शन है फिल्म का। कोहराम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम में अगर 5 भाई हैं तो सबसे बड़ा भाई मैं हूँ, टीनू वर्मा। कैरेक्टर क्या होता था पहले के ज़माने में, जो विलेन ग्रुप होता था उसकी एक कास्टिंग होती थी हाइट पर्सनालिटी के हिसाब से। हर इंडस्ट्री का एक दौर होता। एक ज़माना था राजेश खन्ना जी का दौर है, ऐसा चॉकलेटी, ऐसा हैंडसम हीरो, ऐसा दीवानगी लोगों में ऐसा हुआ ना होगा। एक दौर आया अमिताभ बच्चन जी का एंग्री यंग में, फिर एक दौर आया सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त। अब जो है फिल्म जो बनती है वो 2-3 कैरेक्टर पे बेस्ड होती है। एक हीरो, दूसरे हीरोइन और एक विलेन। विलेन में जो होता, कोई मेन विलेन होता है, कोई विलेन का भाई होता है। तो जो भाई होता या मुखिया होता है, ऐसे कैरेक्टर वो इंडिपेंडेंट कैरेक्टर होते हैं। बहुत सारी मेरी छोटी फिल्में देखिएगा जिसमें मेन कैरेक्टर है। अगर 2 घंटे की फिल्म है तो 1.25 घंटा मैं हूँ फिल्म। अगर भोजपुरी फिल्म उठा के दीजिए, 40 से 50 भोजपुरी की है मैंने, तो उसमें मेन विलेन हूँ मैं। अगर मैं पवन सिंह की शुरुआत की देखिए, दोनों पिक्चर का मेन विलेन अली खान है। अच्छा। हाँ, जोगी जी धीरे धीरे, और एक और पवन सिंह के फिल्म के कैरियर की शुरुआत मेरे साथ है, वो हीरो में विलेन। तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि मतलब मैं उसमें कहीं पे भी, अगर छोटा रोल भी है तो एक कनेक्शन है, समझा। और मैंने पहले ही बता दिया, जिस दौर में हम गए उस दौर में फिल्मों में काम पाना बड़े पर्दे पे बहुत टफ काम था। अगर 2 सीन भी मिल गया तो बड़ी बात होती थी। और अगर हमने जो भी कनेक्शन है फिल्म से जुड़ा हुआ है, तो जैसे आज हमारी आ रही है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उसमें मैं स्वामी बना हूँ, तो पूरी फिल्म जो है उस पर डिपेंड करती है। अगर आज के शोले में कर रहा हूँ जिसमें फैयाज प्रोड्यूसर है लीड रोल में, तो उसका विलेन मैं हूँ। मैं कहता हूँ जब मैं पुलिस कमिश्नर मुझे अरेस्ट करके
जेल लेके जा रहा, मैं कहता हूँ तुम लोगों ने बनाई आज के शोले, जेल से आने के बाद मैं बनाऊंगा कल के शोले। तो मेरा जो रहा कनेक्शन, रोल छोटे जरूर किया मैंने, लेकिन फिल्म से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। और वरना मेरे जैसा आदमी ऐसे रोल अगर दूसरा आदमी लौट के घर आया, मैं दावे से कह रहा हूँ, बहुत टेक्निक से, बहुत मुश्किल से, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेटे फैयाज की भी शादी की, बेटी आशना की भी शादी की, दामाद सुफियान भी जो है मॉडल है, एक्टर है, और वो वीडियो सॉन्ग्स वगैरह में भी लीड रोल में काम करता, भाई फैयाज भी करता। मेरी वजह से बच्चों के लिए आसान हो गया, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। एक बात है, कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि बच्चन साहब का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, अमिताभ बच्चन जी का, शत्रुघ्न सिन्हा जी का, रजा मुराद जी का। रजा मुराद जी से हमारा एक भाई, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में मुझे काम दिलवाया। रंजीत जी, इनका मैं बहुत बड़ा फैन था, और मैं समझता हूँ हम लोगों ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो देखिए, रोल छोटा या बड़ा, ये रोल होता है, एक कनेक्शन होता है, और बड़ी फिल्मों में बड़ा रोल मिलना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल का। या तो आप प्रोड्यूसर हो, या तो आप डायरेक्टर हो, या तो आप फाइनेंसर हो, या तो बहुत बड़ा कोई तोप आपके लिए अप्रोच करे। ओल्ड बॉलीवुड और अभी का बॉलीवुड, एक वक्त था कि बॉलीवुड के सारे जितने भी कलाकार हैं वो सरकार के खिलाफ अपनी राय रखते थे, चाहे महंगाई को लेकर के हो, खराब सड़कें को लेकर के हो। बहुत सारी पुरानी वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्टर लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, गरीबी को, सड़क के मुद्दे को, महंगाई को। आज ये सारी चीज़ देखी जाती है कि लोग सरकार में सड़ गए हैं। क्या लगता है, पहले की बॉलीवुड और अभी की बॉलीवुड में क्या सोच का क्या फर्क है? पहले जो गवर्नमेंट के खिलाफ बातें मतलब निष्पक्ष होकर के और दिलेरी से बोलते थे, अब वो चीज़ नहीं दिखती है। देखिए, पहले क्या था कि बोलने पे आज़ादी थी, लोग बेखौफ होकर बोलते थे, और ये समझते थे कि हम सेकुलरिज्म में जिंदा हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो एक हक के लिए बात कर रहे हैं। आज के ज़माने में आप सब जानते हैं, मीडिया से रिलेटेड हैं, आप सब जानते हैं कि ईडी सीडी का डर जी, और भी बहुत सारी चीज़ों का डर है, जो बड़े बड़े कलाकार बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जितने भी एक्टर हैं वो दूर दराज से गए हैं, किसी न किसी स्टेट से लोग मुंबई शहर में आए, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुसीबत में। अच्छा, एक कलाकार जो है एक बड़ा इमोशनल होता है, और उसको अपनी फैमिली प्यारी है, अपना घर प्यारा है, और वो ये सोचता है कि यार ये बखड़े में हम क्यों पड़े, है ना। दिल में जज्बा है, चूँकि हम भी इस मुल्क के हैं, हमको भी मालूम है कि हर इंसान को इस मुल्क में सेकुलरिज्म की बात करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे माहौल आज 12-14 साल से, 12 साल से, 10-12 साल से ऐसे बन गए हैं कि अदना से अदना, बड़े से बड़ा सुपरस्टार, ऐसे लोग भी बात नहीं कर सकते हैं। जो मैं समझता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि तिल का ताड़ बन जाता है। तो बहुत से लीडर ऐसे एक्टर हैं जो बोलते हैं, जिनको परवाह नहीं है। बहुत से लोग अपने कैरियर, अपनी फैमिली, अपने बिजनेस, अपनी रोजी रोटी के लिए खामोश रहते हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता, और अगर बोल गए तो फिर बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। उसका फिर खमियाजा मैं जीता जागता है उदाहरण देना चाहता हूँ। ये कलाकार यार इतना झंझट में कैसे पड़े, क्या पड़े। हाँ, जैसे शाहरुख खान कुछ बोल, मतलब ये सारी चीजें पे मुखर थे, बोलते थे बहुत सारी, तो उनके साथ बहुत सारी चीजें हुई, उनके बेटे को फंसाया गया। देखिए क्या हो और गया। फिर तो इसलिए आमिर खान ने जब कुछ बातें बोली तो उनको पाकिस्तान जाने के लिए बोल दिया गया। तो इसलिए बहुत सी चीज जो है नहीं बोल पाते। तो अभी जो है तो सरकार का भारी भरकम दबाव महसूस करते हैं कलाकार, ऐसा लगता है आपको? पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान महसूस कर रहा है, तो सिर्फ कलाकार के सोचने से क्या होगा। सही बात है।
कोई बड़ा सेलिब्रिटी या बड़ा एक्टर अपने अनटैलेंटेड बच्चे को एक टैलेंटेड इंसान को रिप्लेस करके अपने बच्चे को ढकेल देता है, वो रोल दिला देता है और बाहर के लोगों को हटा देता है। और साइडर कोई अगर टैलेंटेड है जैसे राजकुमार और जैसे बाहर से आए ये लोग और उनको कोई रोल मिला है, उससे हटा करके कोई बड़ा सेलिब्रिटी अपने बच्चे को वहाँ पे डाल देता है। ये सारी चीजें सही लगती है आपको? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लगती है। लेकिन देखो भाई, ऐसा है ना कि जो पावर में है वो पावर का फायदा उठाता है, सीधी सी बात। तो आपके अंदर अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर इंडस्ट्री का वो सारी चीजें हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अदने से अदना एक्टर जाके देखिए क्या से क्या कर दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, एक नॉर्मल आदमी। नसरुद्दीन शाह साहब को देखिए, थिएटर के एक नॉर्मल पर्सनालिटी। ओम पुरी जी, मनोज वाजपेयी जी, अमरीश पुरी जी, अपने वॉइस पे, अपने दम पे और तूफान मचा दिया। इंडस्ट्री में एक छाप छोड़ के चले गए। जब केरल, अच्छा कुछ और बोल रहे हैं? रणवीर सिंह, ये सब क्या था, आउटसाइडर ही थे। शत्रुघ्न सिन्हा जी, एक विलन, तालियां बजती थी। टॉप के विलन भी रहे, टॉप के हीरो भी रहे। टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता, वक्त लगता है लेकिन टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पेशेंस चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री में आप चाहोगे कि आप गए और आपको रिजल्ट मिल जाए, नहीं। वहां तो बेमुद्दत की लड़ाई है। आपको कितना वक्त लगेगा। सबसे पहले तो आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, अपना गांव छोड़ना पड़ेगा, अपना शहर छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को सांचे में ढालना होगा, खुद सारे काम करने होंगे, तब जाके आप तपोगे तो आगे बढ़ोगे। जब मैं बम्बई से लौट रहा था और एक शायर थे, दोस्त थे मेरे, उन्होंने कहा कि भाई सुना कि आप बम्बई जा रहे हो, गया। तो मैं कहा भाई क्या करें, कुछ हो नहीं रहा। तो कहा कि देखो एक बड़ी अच्छी चीज़ आपके लिए है अरे भाई, और आपको समझ में आए तो रुक जाना। तो उन्होंने कहा कि उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, अली खान, उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम कि तमाम परेशानियां खुद परेशान है। तो ये चीज बहुत छोटी है लेकिन सोचो तो बहुत बड़ी बात है। दूसरे शायर ने कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। कोई भी टैलेंटेड आदमी कोई रोक नहीं सकता, उसके लिए जगह लेट होगा लेकिन होगा, जगह मिलेगी। आज यूट्यूबर मिसाल दे दिया, आज लोग 10-10 लाख रुपया लोगों को फेसबुक इंस्टा से आ रहा है। सही बात है। वो कहते हैं ना कि मेरी खामोशी को इतना कमजोर मत समझो, मैं सारे फैसले अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। तो अल्लाह पे छोड़ दो और अपनी लड़ाई लड़ो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। ठीक है अली साहब, एक सवाल है, जब केरला स्टोरी ऐसी फिल्म बनती है फिर आप किस नज़रिए से उसको देखते हैं? क्या लगता है ये सरकार की चमचागिरी है ये सारी मूवी बना करके? कश्मीर भाई जो पावर में बैठे हुए हैं सरकार के लोग, वो कुछ भी फिल्में बना के उसको हिट करा सकते हैं। पैसा बेइंतहा है, फाइनेंसर उनके बड़े हैं और उनकी लॉबी, उनके लोग हैं, उनसे एसोसिएट हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो उसमें नुक्ताचीनी करने का कोई मतलब नहीं है और ऐसे काम होते रहेंगे और क्लियर साफ सी बात है। आप जब ऐसी मूवी बनते हुए देखते हैं और जब इस मूवी को देखते हैं क्या महसूस करते हैं? मैं बहुत नफरत के खिलाफ हूँ और मैं सबको लेके चलने वाला हूँ और मुझे बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल तकलीफ होती है, क्योंकि मूवी ऐसी चीजें जो है समाज को सुधारने के लिए और भाईचारा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मैं चाहता हूँ कि वो फिल्म बने, मदर इंडिया बने, बिल्कुल, मुगल आजम बने, शोले बने, है सही बात है, ऐसी फिल्में बने जो एक मिसाल है देश के लिए। पूरा पश्चिम फिल्म बने, मनोज कुमार जी ने जो बनाई थी, है ना, ऐसी फिल्म बने जो देश के लिए फिल्म हो।
नफरत नहीं फैलाए। नफरत नहीं। फिल्म तो एक मैसेज देता है जी। कि बुराई का बदला अंत में बुरा होता है। विलेन को क्यों सजा मिलती है? हीरो सजा देता है, बिल्कुल। सरकार उसको अरेस्ट करती है, जेल में डाल देती है। जी। वो चीज बताना, नफरत वाली फिल्म नहीं बनानी है जिससे पूरे देश में नफरत हो। क्योंकि सिनेमा को देख के लोग कई देर, कई घंटों तक सोचते रहते हैं, मैं भी ये करूं, मैं भी वो करूं। जी। तो मैसेज दीजिए ऐसा कि एक समाज में एक अच्छा मैसेज है। एक सवाल ये है कि बहुत सारे कलाकार जो एक टाइम पे बहुत हाइप बना था, राहुल रॉय का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आशिकी के बाद बहुत बड़ा उनका एक टाइम था। गोविंदा जी एक टाइम पे बहुत बड़े सुपरस्टार थे। आज वो लोग ऐसे हैं कि किसी भी जागरण में उनको काम करना पड़ रहा है, छोटे मोटे वीडियो में उनको आना पड़ रहा है, पैसे उनके पास नहीं है। तो क्या लगता है कहाँ पे उनसे गलतियाँ हुई, और आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं कि क्या आप उन सारी जो उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उससे बच कर के चल रहे हैं? आज न कल ऐसा लगता है कि वो स्टेप एक टाइम पे ले लेना चाहिए, चाहे वो बिजनेस करके हो। देखिए, सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल बंद है, हम्म। फिल्में बंद नहीं रही है, हम्म। काम बिल्कुल नहीं है। हम लोग की जो रोजी रोटी चल रही है वो शो से, शादियों से, जी। इवेंट में जाना, वहाँ फीता काटिए, वहाँ शादी में चले जाइए, किसी के मुंडन में चले जाइए, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का काम चल रहा है। राहुल राय जी वगैरह ने क्या किया कि ऐसे शोज को पकड़ा नहीं। उन्होंने, हम तो आशिकी फिल्म के वो हैं, और हमको क्या, इंडस्ट्री में बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो आज है वो कल रहेगा। ऐसा नहीं, आज बचपना, जवानी है, कल बुढ़ापा आएगा ही, एक दिन खत्म भी हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। मैंने अपने घर को सजाया, आप मेरे घर पे आ चुके हैं, मैंने घर को बनाया। कुछ बच्चे जो मेरे फैमिली के हैं, मेरे जो भांजे अरशद खान, अमजद हैं, इनके हवाले किया कि बेटा इसको संभालो, है ना। अगर मेरे भांजे की शादी हो रही है, मेरे भांजे की बेटी की शादी हो रही है तो भी अली खान आ रहा, मेरे सिस्टर की बेटी की हो रही है तो भी अली खान आ रहा। क्यों? रिश्ते को बना के रखा, समाज से जोड़ के रखा, इलाके से जोड़ के रखा कि कल ये लोग मुझे अपने सर पे बिछाएंगे। खुशी और गम, अगर मेरा कोई भाई कजन चुनाव लड़ रहा तो मैं उसमें प्रचार में आ रहा हूँ। अगर मेरे किसी अभी मेरे भांजे की शादी थी, अपना अंजर खान की, और शादी में बच्चों को लेके, और मैं शादी में आया, मैं यहीं से कई जगह जाके आया, काम कर रहा हूँ, मैं बकरीद में आता हूँ। तो मेरी जो कनेक्टिविटी है गांव से, मेरे रिश्तेदारों से, वो हम जोड़ के रखा है। बहुत सी ऊंच नीच होती है, उसको मैं दबा देता हूँ। बहुत सी तकलीफ कभी बच्चों से हुई तो मिल बैठ के हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं। कभी हम कोई ज़्यादा बोल गए, कभी वो बोल गए, तो जैसे मैं बेटों को डांटता हूँ वैसे भांजों को डांटता हूँ, और फिर हम उसको शॉर्ट आउट करके ख़त्म कर देते हैं, उस चीज़ को पनपने नहीं देते हैं। ये रिश्ता हमने कायम रखा, ज़मीन बचा के रखा, घर बचा के रखा, और वो मोहब्बत थी हमने। तो यही सारी चीज़ें नहीं लगता जैसे अभी जैसे मैंने आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर जो थी, उनके हवाले किया था मैंने अपने मकान को, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने बहुत, मतलब यानी अमजद, अरशद और अंजर की माँ मेरी छोटी बहन थी, वो आप यकीन कीजिए कि बेटे के जैसा हमको मानती थी। यानी हम उनके बड़े भाई थे, लेकिन उस मैंने बेटा कहो, क्या रिश्ता बताऊं कि दीवानगी होती थी जब मैं आता था। तो वो जब कैंसर से लास्ट स्टेज से गुजरी तो मेरे बम्बई आए कि हम बाबू घर जिमा करने आए, और लपट के रोई, और मेरे यहाँ बम्बई में उनका इंतकाल हुआ। और फिर हम उनको लेके आए और उनकी मिट्टी मंजिल किया। तो मेरा सिस्टम ये है, हम 4 बहन 3 भाई, हम लोग 7, सातों में माशाल्लाह प्यार मोहब्बत, बच्चों में भी हमने रिश्तों को खराब नहीं होने दिया। ऐसा लगा कि मेरे से कुछ गलतियां हो रही, तुरंत उसको पैचअप किया,
ज़्यादा दिन तक रखा नहीं। विश्वास, कुछ चीज़ें भरोसा करना पड़ता है। तो ये लोगों ने अपना रिश्ता सिर्फ मुंबई को रख दिया। और मुंबई में भी आप देखिएगा, अगर गोविंदा जी की आप लाइफ को देखिए तो आज उनकी वाइफ से उनका तलाक हो चुका है। उनके बेटा कृष्णा, मतलब उनका जो भांजा है कृष्णा, उनके साथ उनका बहुत 36 का आंकड़ा है, बहुत पहले से चला आ रहा है। तो ये रिश्ते की, मतलब जो रिश्ते की अहमियत होती है, इन सारी चीज़ों को क्या लगता है छोड़ दिया उन्होंने और देखिए, पैसे के पीछे भागे? वो तो बहुत बड़े स्टार थे। मैं जी। तो छोटा, मैं स्टेब्लिश हो गया था, हम्म। लेकिन फिर भी मैंने एक भांजे को बुलाया वहाँ, जी। एक भतीजे को बुलाया, और उनके लिए जो हेल्प हो सकी मैंने किया। मैं समझे? उस पर भी आऊँगा, दिलावर खान वाली। तो मैंने अपने तौर से अपना हक पूरा किया। जी। ये मामला थोड़ा सा आपने जैसा बताया कि आपने भतीजे को, भांजे को बुलाया, दिलावेश खान से रिश्ता कैसा है आपका? और एक टाइम पे आप उनके साथ दिखते थे, बहुत ज़्यादा दिखते थे, अभी क्या चल रहा है? क्या आप लोग साथ में हैं? देखिए, ऐसा दिलावेश तकरीबन मेरा 12 से 13 साल रहे। जी। नाम का कमरा लिए हुए थे वो, लेकिन ये जो भतीजा था, घर पे रहो, खाना पीना सब। शादी मैं नहीं कराई उनकी, रानी रानी चटर्जी चटर्जी हाँ। से। शादी के बाद कुछ लगा कि वो 2-4 साल के बाद कुछ उनके रिश्ते खराब हुए, उसको हम ही ने पैचअप भी कराया। कुछ उनको लगा एक फिल्म के दौरान जी। कुछ बातें ऐसी हो गई जो नहीं होनी चाहिए था। तो फिर ये लगा कि यार, मतलब ये है कि हम रिश्ता निभा रहे हैं, अगर बच्चे लोग के दिमाग में ये हो जाए कि अगर मैं काम दे रहा हूँ चचा बाबा को तो वही काम है, उनके बहुत दूसरा काम नहीं, तो गलत काम है। चचा बाबा जो एक पेड़ है, आप लोग उसकी जो टहनी होती है वो, भाई बाप, चाचा, मामू, ये रिश्ता बड़ा है ना। बिल्कुल। आप इसके अंदर ही में रहोगे ना, अब लाग आगे बढ़ जाओ। तो मेरी दुआएं इन लोगों के साथ है। मेरे से जो बना, मैंने जो पूरा, जो मेरे से मतलब जो हो सका था, मैंने सपोर्ट किया। लोग माने ना माने, हमसे जो बना किया। और अगर आप मुझे सलाम करोगे तो जाहिर सी बात मैं जवाब दूंगा। अगर आप मुझे देख के इग्नोर करोगे तो मेरा भी दिल है, सही बात है, तो मुझे भी मुंह फेरना पड़े। लेकिन जितना मैंने हेल्प किया और जो मदद किया, सगा बाप भी उतना ही करता। बस इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा, और मैं क्या बोल सकता, अपनी अपनी मर्जी है। आज अगर मेरे इस पॉडकास्ट के, इस चैनल के माध्यम से अगर दिलावेश खान साहब से आप कुछ बात करें, अपने दिल की बात, जो आपको लगा कि हाँ मुझे बोलना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, तो क्या आप बोलना चाहेंगे कैमरे में देख करके, अगर उनसे रूबरू हो? नहीं, मैं दिलावेश को यही कहूँगा कि दिलावेश मेरे भतीजा हैं, और उनका वक्त जो है मेरे साथ तकरीबन 12-15 साल अच्छा गुजरा है। उनकी शादी ब्याह कराने मेरा बड़ा हाथ है, और उनके लिए दुआएं भी की, कोशिश भी की। लेकिन ये है कि बाल बच्चों को समझने की, माँ बाप को समझने की कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को। और अगर मैं कुछ किसी के खिलाफ बोला हूँ तो भलाई के लिए बोला हूँ। मैं अपने बेटे फैयाज को भी वैसे ही ट्रीट करता हूँ अगर कोई गलत काम करता हो तो, क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्ट, सच्चा इंसान हूँ, और मैं चापलूसी नहीं करता हूँ। मैं रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो उसको आप लोग, कोई भी इंसान दिल में वो गलतफहमी ना पाले कि मेरे चचा हुआ, ये मेरे मामा बहुत बड़े बेवकूफ़, ऐसा नहीं है। मैं पहले इंडस्ट्री में आया था, मुझे 45 ईयर्स हो गए। अगर कोई पीछे खड़ा होके अपने रिश्ते को नहीं निभा रहा है, और अगर उसका बाप या चाचा आगे खड़ा हुआ है, और अगर वो सलाम भी नहीं कर सकता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों पे धिक्कार है। जिस चाचा ने उंगली पकड़ के मुंबई को सिखाया, तो उसको ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि आने वाला जो रिश्तेदार है, उसका आप जैसे बच्चे लोग, आप जैसे लोग आने वाले रिश्तेदारों के जो आना चाहता है उसको बंद कराना चाहते हैं। इसको सोचना चाहिए। और अब मुझे क्या, मेरा तो अब तो हम ढलान पे हैं। अल्लाह ने जितना नवाजना था नवाज दिया। अब
सिवाय अल्लाह के मुझे किसी की उम्मीद नहीं है कि कोई मेरी मदद करेगा, या कोई डायरेक्टर हो जाएगा तो मुझे काम देगा, या कोई प्रोड्यूसर हो जाएगा। ऐसा ना मैं शुरू में सोचा था, ना ऐसा आज मैं सोचता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इतने दिन तक जो निभाया वो रिश्ते को निभाया, और कुछ नहीं। दैट्स इट। अब हम लोग इस पॉडकास्ट के अंत इसके पर आ चुके हैं। इसको एंड करते हुए हम चाहेंगे कि आप जनता से रूबरू होकर के आप अपने दिल की आवाज़ जो भी आप जनता से गुजारिश करना चाहें। देखिए भाई, मैंने तो सारा बता दिया कि मैं बहुत छोटे से गांव में, और आज से 45 साल पहले मैगरा चोना एक ऐसी जगह है कि वहां से गया तक के लिए भी सोचना मुश्किल था। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं मुश्किल से शिरघाटी तक आया था, गया भी शायद एक आध बार आया। वो लड़का डिसीजन ले सकता है बम्बई जाने का। तो आज के ज़माने में तो मोबाइल है, इस मोबाइल पे रील बनाइए और अपना जो शौक है उसको पूरा कीजिए। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को देखे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 10 लाख रुपया पेमेंट आती है। हमारे ज़माने में तो, मेरे गांव में तो लाइट भी नहीं थी, लालटेन से पढ़ाई होती थी। लाइट्स नहीं थी, मोबाइल नहीं थे। दिन में 2 या 3 बस चलती थी गया से मैगरा, और जब बारिश आती थी ना तो भर भर कमर पानी में तैर के जाते थे, और सर पे बस्ता रखते थे। चोना से मैगरा स्कूल, आज तो पुल भी है, पहले पुल भी नहीं था। एक बात। दूसरी बात यह कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लूज हुआ तो खत्म। हाँ, किसी के साथ धोखा मत करना, गद्दारी मत करना। कोई सपोर्ट करे तो उसको जिंदगी भर याद रखना। इससे समाज के लोग तो नाराज होंगे, अल्लाह भी नाराज होता है। धोखा नहीं, गद्दारी नहीं। कोई कुछ करे तो उसको दिल से प्यार दो, और माँ बाप का ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, कुछ भी कहीं भी आश्रम में ले आके डाल दो, ऐसा नहीं। बहुत उनकी दुआएं तुमको तिल से तड़ बना देंगी। उनकी दुआओं से कुछ भी हो सकता है। कहता है ना कि दुआओं से पत्थर फट जाता है, बददुआओं से भी पत्थर फटता है, और दुआओं से भी। और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो। एजुकेशन पे पहले ख्याल रखो। तो फैज के अनफिल्टर्ड, है ना, द अनफिल्टर्ड टॉक्स जो है, बड़ा मजा आ गया मुझे। द अनफिल्टर्ड टॉक्स। और बहुत अच्छा लगा। ये छोटी सी जगह है, यानी शिरघाटी हमजापुर में, लेकिन इनकी सोच बहुत बड़ी है। तो सोच बड़ी रखो तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग, जितने व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और खूब दुआओं से नवाजो। तो दोस्तों, ये थे अली खान साहब, जिन्होंने अपने शुरुआत की ज़िंदगी से लेकर के अब तक की पूरा कच्चा चिट्टा, जैसा कि पॉडकास्ट का नाम है, इस शो का नाम है द अनफिल्टर्ड, तो बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड होकर के इन्होंने बात की। और अब आपका बस इतना काम है कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर आपको मज़ा आता है, हम लोग की बातचीत अच्छी लगती है, और मेरा काम खास करके अगर आपको पसंद आता है, तो इसको सपोर्ट कीजिए। बाकी आगे का काम आप जानते हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आप जो चाहे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अनफिल्टर की जनता को सलाम।